गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर अमर सिंह राजपूत और ये आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वल्लभ भाई अमर सर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने बात किया था वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अवस्था में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इक्वेटोरियल पोजीशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, देखो बेटा, माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश एक निश्चित दूरी 2l पर स्थित है। माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश एक निश्चित दूरी 2l पर स्थित है जिनसे वैद्युत द्विध्रुव AB का निर्माण हो रहा है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय अवस्था में R दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो बिंदु P पर E2 हो तो इन्हें दो घटकों E1 cos थीटा व E1 sin थीटा तथा E2 cos थीटा व E2 sin थीटा में वियोजित किया गया है। देखो बेटा, इन दोनों वेक्टर को हम वियोजित कर रहे हैं। इनके बीच का एंगल थीटा है। अब इसे हम वियोजन कर रहे हैं। देखिए बेटा, हम इस नए डायग्राम में बता रहे हैं। मान लो ये बिंदु P है और इधर ये E1 है, ये है E2 वेक्टर और इसका ये बेटा हमने मान लिया इधर, और तुम्हारा ये दिया है इधर E1। इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इस घटक का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा इसका, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा E2 sin थीटा। इस वाले वेक्टर का यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसका E1 का इधर जो घटक होगा E1 cos थीटा और इधर आएगा E1 sin थीटा। देखो बेटा, घटक ये पैरेलल डायग्राम बन गया ऐसे, ठीक है। घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान है व प्रकृति में विपरीत है। घटक E2 sin थीटा व E1 sin थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है, जिससे ये एक दूसरे को नियस्त कर देते हैं। जबकि घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा सेम दिशा में है। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। मीन्स चूँकि E1 बराबर E2 है, अतः E बराबर 2E1 cos थीटा। ओके बेटा, और E1 की वैल्यू निकालनी है तो इसके बीच के हमको डिस्टेंस चाहिए। मान लो बिंदु आवेश है, इसे यहाँ पे E1 की वैल्यू निकालनी है तो इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो ये होगी L, ये भी होगी L। ये तुम्हारा हो गया समकोण त्रिभुज AOP। तो यहाँ से ये कर्ण हो गया, तो बेटा वो सारी ज्योमेट्री आपको पता है कि इसकी दूरी कितनी होगी R² प्लस L²। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो E बराबर हो जाएगा 2। E1 की वैल्यू निकालनी है। E1 वैल्यू आ जाएगी बेटा, मैं E1 की निकाल के लिख रहा हूँ, क्योंकि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे डिस्टेंस कितनी है
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट में है, इसका स्क्वायर लेना होता है। ठीक बेटा, तो ये आ गई E1 बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इतना आया। तो इसके और कॉस थीटा तथा कॉस थीटा बेटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी एल बटे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये E1 और कॉस थीटा की वैल्यू इसमें रख दो बेटा, E1 और कॉस थीटा की जगह पे रख दो, तो क्या हो जाएगा, E बराबर 2, E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड कॉस थीटा की वैल्यू है एल बटे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो टोटल इसे सॉल्व करो बेटा, 2q इंटू एल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q इंटू एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो बेटा, ये पावर, ये टोटल की पावर 1 है, ये पावर आधी है, 1 में आधा जोड़ो 1.5 होता है, यानी 1.5 हो गया, 3/2। ठीक, ये P बराबर Q इंटू 2L लिखा है, इसको देख लो बेटा, Q इंटू 2L ही तो लिखा है, Q इंटू 2L, यानी कि ये P हो गया। अतः E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे P आ जाएगा, डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। चूँकि L जो तुम्हारी ये डिस्टेंस है, डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है बहुत छोटी है, किसके कंपेयर में, R लिखेंगे बेटा, चूँकि L बहुत छोटा है R से, इसलिए L बराबर 0 रखने पर तो L बराबर 0 रख दोगे, ये क्या बन जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई, देखो बेटा L बराबर 0 रखो तो R स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर कैंसिल, तो ये R³ बचा, यानी कि ये मिल गया तुम्हारा निरक्षीय अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आई होगी, क्योंकि मैं एक एक स्टेप यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ, हर चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित बलयुग्म पर आरोपित बलयुग्म का आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र में स्थित, सॉरी बेटा पहले बात करनी थी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बाद में डिस्कस करेंगे कि बलयुग्म का आघूर्ण कैसे निकालेंगे, विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म का आघूर्ण इसके बाद बात किया जाएगा। पहले हम देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा मान लिया कि -q और +q आवेश एक निश्चित दूरी 2l पर स्थित है, -q और +q आवेश एक निश्चित दूरी 2l पर स्थित है, जिनसे वैद्युत द्विध्रुव AB का निर्माण हो रहा है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय, एक द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा एंगल पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, किसी बिंदु थीटा एंगल पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बेटा ये थीटा एंगल है, यहाँ से देखो भैया कि -q, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी जो दिशा होती है, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है, ये माइनस से प्लस की ओर हमने मान लिया वेक्टर P1 वेक्टर P है ऐसे। ठीक, अब बेटा इसको अब यहाँ पे हमको तीव्रता निकालनी है, क्योंकि ये किसी भी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, ना तो ये अच्छी है ना ही निरक्षीय है, तो हमको इस वेक्टर P को, जो तो द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसको हमको वियोजित करना पड़ेगा। तो हमने इसको इसकी दिशा में वियोजित कर लिया, ये हो गया P cos थीटा, और इसके अपोजिट हमने वियोजन इसका कर लिया, ये हो गया P sin थीटा। यानी एक द्विध्रुव आघूर्ण तो तुम्हारा हो गया, इधर एक कंपोनेंट आ गया इसका P cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आ गया P sin थीटा।
ठीक, एक इधर बेटा कंपोनेंट आ गया क्या, पी साइन थीटा, एक इधर कंपोनेंट हो गया पी कॉस थीटा। तो बेटा मान लीजिए द्विध्रुव आघूर्ण ही बच जाता है, ठीक है, यानी कि एक इधर कंपोनेंट था पी कॉस थीटा और एक इधर कंपोनेंट था पी साइन थीटा। तो ये तुम्हारा बन गया। अब देखो भैया, जो पी कॉस थीटा है, यहाँ पर पी कॉस थीटा इस बिंदु पर, यानी कि ये तुम्हारा द्विध्रुव आघूर्ण है, जो ये बिंदु पी है इस पी कॉस थीटा के अच्छी अवस्था में है। इसके द्वारा हमने मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1, वेक्टर E1। इसके द्वारा हमने मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E1, और ये जो P साइन थीटा है, ये बिंदु P साइन थीटा के कारण निरक्षीय अवस्था में स्थित है। तो निरक्षीय अवस्था में हमने मान लिया कि इसकी तीव्रता कितनी है, E2 है, ठीक है। निरक्षीय अवस्था में हमने मान लिया कि इसकी तीव्रता कितनी है, E2 है, ठीक है। अब देखो बेटा, तो परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अब E1 कैसे निकलेगा, इस द्विध्रुव की अच्छी अवस्था में E1 क्या होता है बेटा, द्विध्रुव की अच्छी अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होती है। E1 क्या होता है, यानी ये वेक्टर है बेटा, तो वेक्टर को वेक्टर से ऐसे ऐड कराएंगे, ठीक है, ये वेक्टर है, तो इनका परिणामी मान लो वेक्टर E मिला, ठीक है। तो वेक्टर E जब निकालोगे तो वेक्टर E निकालोगे अंडर रूट वेक्टर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ऐसे निकाला जाएगा। तो बेटा E1 की वैल्यू पहले फाइंड करो। E1 क्या है, इसकी इस द्विध्रुव की अच्छी अवस्था में जो बिंदु P है, बिंदु P यानी कि द्विध्रुव की अच्छी अवस्था में है, तो अच्छी अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे r क्यूब और P क्या है, P कॉस थीटा है, 2p कॉस थीटा बटे r क्यूब हो गया। और वेक्टर E2 जो E2 निकालोगे, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकालोगे, ये है क्या कि तुम्हारा जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी निरक्षीय अवस्था में है, यानी P साइन थीटा, जो द्विध्रुव आघूर्ण P साइन थीटा की निरक्षीय अवस्था में है, तो निरक्षीय अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर क्यूब, यानी P साइन थीटा, इधर क्या है बेटा P साइन थीटा बटे आर क्यूब। अब E1 E2 की वैल्यू यहाँ रख के फाइंड कर लो E, यानी कि अंडर रूट E1 स्क्वायर यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p कॉस थीटा बटे आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बटे आर क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो बेटा, ये कॉमन मिल रहा दोनों में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कॉमन मिल रहा दोनों में, ठीक है, स्क्वायर लगा है और p भी कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर क्यूब, ये बाहर ले लिए, तो यहाँ पे बेटा बच क्या गया, 2 कॉस थीटा का होल यानी 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना बचा। ये मिला तुम्हारा वेक्टर ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर क्यूब। बेटा ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा कर लो और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी तो वैल्यू 1 हो गई, इसकी तो वैल्यू 1 हो गई, तो इसे और सॉल्व करते हैं, यानी कि वेक्टर E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर क्यूब अंडर रूट ये 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारी मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये बेटा मिल गया कि जो तुम्हारी E की वैल्यू थी, यानी तुम्हारी ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में अब तुम्हें जो टोटल E मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, हमने जब उसका परिमाण देखा, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी तो ऐसे ऐड होती है, लेकिन वेक्टर को इस तरह से ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड करने के लिए समांतर चतुर्भुज का नियम लगाते हैं, तो हमने वही समांतर चतुर्भुज का नियम यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो बेटा E क्या होता है अंडर रूट, अगर दोनों 90 डिग्री पे हैं, ये दूसरे 90 डिग्री पे हैं, तो कॉस, क्योंकि E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 E2 कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा 90 डिग्री यानी 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी E मिल गया, टोटल E हमारी कैलकुलेट हो गई, यानी कि ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई
यहाँ जो कैलकुलेट होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड जो आया 1/4πε0 P/r³ इंटू 1 + 3 cos² थीटा। तो अब बात करते हैं कि जो वेक्टर ई है, ये वेक्टर ई तुम्हारा जो वेक्टर ई है, ये जो परिणामी तीव्रता आई है, ये जो परिणामी तीव्रता आई है ओपी दिशा से, इस ओपी दिशा से कितना कोण बना रही है, मान लो फाई, ओपी दिशा से कितना कोण बना रही, मान लो कि फाई बना रही है, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर हो जाएगा बेटा कि E2/E1, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा E2/E1, E2 की वैल्यू क्या दे रखी है ये, तो बेटा ये बटे ये करोगे तो सबको देख लो क्या क्या बचेगा, 1/4πε0 P sin थीटा बटे r³ बटे 1/4πε0 2p cos थीटा बटे r³, ये कैंसिल, p कैंसिल, r³ कैंसिल। तो बेटा जो बचा क्या कि tan थीटा बचा, क्या बचा sin थीटा बटे cos थीटा, यानी कि tan थीटा बटे 2, यानी tan फाई क्या आया, tan थीटा बटे 2, यानी कि tan फाई क्या आया, हाफ tan थीटा, ठीक है। अब यानी फाई बराबर tan इनवर्स tan थीटा बटे 2, ठीक। ये तुम्हारी आ गई दिशा। अगर दिशा पूछी जाए तो दिशा निकालने के लिए जिस वेक्टर से निकालना होता है उसके अपोजिट ऊपर बाद और दूसरा वाला जिससे निकालना उसको नीचे करते हैं, ठीक। यही मीन किया कि दिशा निकालनी थी, जिस वेक्टर जिस तरफ से निकालनी थी, जिस वेक्टर से दिशा निकालनी थी उसके अपोजिट वेक्टर को ऊपर, उसके यानी उसके जो लंबवत वेक्टर होता है उसको ऊपर रखते हैं, उसको जिससे निकाली उसको नीचे रखते हैं। ये हो गया, ठीक बेटा। अब बात करेंगे कि द्विध्रुव पर आरोपित बलियूम का आघूर्ण। बेटा बात करते हैं द्विध्रुव पर आरोपित बलियूम का आघूर्ण, है ना। तो पहले बलयुग्म देखो क्या होता है कि बलयुग्म क्या है, जब किसी कण पर दो समान परिमाण के किंतु विपरीत दिशा में बल आरोपित, जब किसी पिंड पर समान परिमाण के किंतु विपरीत दिशा में बल लगे हुए हों व इनकी क्रिया रेखा एक सीध में न हो तो वे बलयुग्म का निर्माण करते हैं। यानी कि जब किसी पिंड पर समान परिमाण के किंतु विपरीत दिशाओं में दो बल लगे हों व उनकी क्रिया रेखा एक सीध में न हो तो वे बलयुग्म का निर्माण करते हैं। तो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है कि द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म का आघूर्ण। देखिए बेटा, माना कैपिटल ई तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र से थीटा एंगल पर, माना कैपिटल ई तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा एंगल पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश स्थित हैं, जिनसे वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश एक निश्चित दूरी 2l पर स्थित है, जिनसे वैद्युत द्विध्रुव AB का निर्माण हो रहा है, प्लस क्यू पर आरोपित बल तीव्रता की प्लस क्यू पर आरोपित बल F = EQ तीव्रता की दिशा में व माइनस क्यू पर बल F = EQ तीव्रता की विपरीत दिशा में आरोपित होता है। प्लस क्यू पर बल F = EQ तीव्रता की दिशा में और माइनस क्यू पर बल F = EQ तीव्रता की विपरीत दिशा में आरोपित होता है। अब देखो बेटा, अब जब हम बलयुग्म का आघूर्ण निकालेंगे, चूँकि ये दोनों बल परिमाण में समान हैं व दिशा में विपरीत हैं, एक लेफ्ट में तो एक राइट में, परिमाण में समान व दिशा में विपरीत, व इनकी क्रिया रेखाएं यानी कि दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी व इनकी क्रिया रेखाएं एक सीध में नहीं हैं, अतः यह बलयुग्म का निर्माण करते हैं। तो बलयुग्म का आघूर्ण, तो द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म का आघूर्ण, द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म का आघूर्ण
वॉल्यूम का आघूर्ण द्विध्रुव पर आरोपित वॉल्यूम का आघूर्ण बेटा क्या होता है? कोई एक बल और दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बल गुणे दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक बेटा, तो बल कितना है? EQ, और इनके बीच की लंबवत दूरी बेटा अगर मान लो थीटा एंगल था, अगर ये थीटा है तो अब तुम्हें ये निकालना है 2L साइन थीटा आएगी। ठीक है बेटा, क्योंकि साइन थीटा निकालोगे लंब बटे कर्ण होता है, लंब की वैल्यू लंब बटे कर्ण निकल 2L साइन थीटा आएगी। तो ये मान लो कि ABC है, इंटू BC कर लो, F इंटू BC, F है, EQ BC है, 2L साइन थीटा। टाउ द्विध्रुव आघूर्ण को टाउ से लिखा जाता है, तो टाउ बराबर हो जाएगा, देखो बेटा Q इंटू 2L, इसको P लिख लो, PE साइन थीटा। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा। ठीक बेटा, अब अगर टाउ बराबर PE साइन थीटा आया, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए तो टाउ मैक्सिमम आघूर्ण होगा PE होगा। क्या होगा बेटा? PE। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए टाउ मैक्स क्या हो जाएगा? PE हो जाएगा। ठीक, तो बेटा अब यहाँ तक मैंने डिस्कस कर दिया है। अब आगे वैद्युत विभव चैप्टर पूरा स्टार्ट किया जाएगा, अगले वीडियो में पूरा अपलोड किया जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।